नाज़रीन आदाब, 12वीं मंजिल स्पेशल के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आदिल खान। नाज़रीन, आज हम मुद्दा लेकर बैठे हैं नेपाल और भारत के रिश्तों का, क्योंकि अभी इसी हफ्ते नेपाली वजीर आज़म के पी शर्मा ओली ने कहा कि वो भारत में तब तक नहीं जाएंगे, या भारत के जो सफ़र है, भारत में उनकी विजिट है, वो तब तक नहीं करेंगे जब तक तराई इलाके में मधेशियों का मामला सुलझ नहीं जाता। क्या ये इंटरनल प्रेशर है बहुत ज़्यादा ओली पर, या एक्सटर्नल कोई प्रेशर है? इसी को आज हम लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि लगा था कि जब वो फरवरी में हिंदुस्तान आएंगे तो जो मामला लगातार बढ़ता चला आ रहा था पिछले 5-6 महीने से, जब से उनका आयन वजूद में आया था, तब से वो मामला अब सुलझ जाएगा। लेकिन अब ये बयान कि वो इस मामले के सुलझने तक, मदेशियों के मामले के सुलझने तक हिंदुस्तान नहीं आएंगे, एक अपने आप में सवाल पैदा करता है कि क्या ओली किसी प्रेशर में है, इंटरनल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है, या मामला कुछ और है, या फिर ये हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे। क्योंकि नेपाल के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बिजली की बहुत ज़्यादा किल्लत है, वहाँ पर गैस की किल्लत है, वहाँ पर पेट्रोल की किल्लत है, और बहुत ज़रूरती बुनियादी चीज़ें जो हिंदुस्तान से नेपाल को मिलती हैं, वो इस वक्त उनमें कमी आ गई है, और नेपाल के लोग इस वक्त बेहद परेशान हैं। तो क्यों ना ये दोनों मुल्क मेज़ पर बैठकर इस मामले को सुलझा लें। हालांकि कोशिशें की जा रही हैं, और इसी सब पर कि कितनी वो कोशिशें कारगर साबित होंगी या कितनी तेज़ी से चल रही हैं, उस पर सवाल जवाब करने के लिए 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उससे तारुफ आपका करवा दें। AU आसिफ साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और अभी हाल ही में नेपाली वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली से मुलाकात करके आए, क्योंकि एक सहाफ़ियों का एक ग्रुप गया था नेपाल, और हिंदुस्तानी सहाफ़ियों को उन्होंने बुलाया था। उसमें AU आसिफ साहब भी थे, और उनसे पूछेंगे क्या कुछ वहाँ पर बात हुई थी। साथ ही युयुत्सु शर्मा साहब हैं हमारे साथ मौजूद, जो कि नेपाली ऑथर हैं, और ये इंडियन ओरिजिन है, आपको बता दें, और विजिटिंग राइटर भी हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में। इनसे भी सवाल जवाब करेंगे। और साथ ही तीर्थराज हमारे साथ मौजूद हैं, तीर्थराज अरियाल, जो कि यूथ एक्टिविस्ट हैं। दिल्ली में JNU में रहकर ये अभी पढ़ाई इनकी मुकम्मल हुई है। आपको बता दें कि जो इस वक्त वहाँ पर एहतजाज चल रहे हैं, उसमें यूथ एक्टिविस्ट का बहुत बड़ा रोल है नेपाल में। इन तमाम मेहमानों से सवाल जवाब आज इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। महीनों से भारत और नेपाल के बीच पैदा हुई नाराजगी के खत्म होने का इंतजार शायद बढ़ गया है। नेपाल के वजीर आजम KP शर्मा ओली का फरवरी में भारत आने का प्रोग्राम था। माना जा रहा था कि जब ओली दिल्ली में भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते तो नेपाल और भारत के बीच के बिगड़े हालात को पटरी पर लाने का भी मसौदा तय हो जाता, मगर इस उम्मीद को नेपाली वजीर आजम के ताज़ा बयान ने आगे के लिए टरका दिया है। इसी हफ्ते KP शर्मा ओली ने सीनियर सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि जब तक नेपाल के जुनूब में तराई इलाके में अमन कायम नहीं हो जाता, तब तक वो भारत का दौरा नहीं करेंगे। हालांकि ओली ने उम्मीद भी जताई कि अगले कुछ दिनों में भारत नेपाल सरहद से नाकेबंदी हटा ली जाएगी। तराई वही इलाका है जहां पर नेपाल की 52% आबादी रहती है, और यहां बड़ी तादाद में मधेशी रहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या मधेशियों के मसले को सुलझाने की कोशिशें इतनी तेज हैं कि ओली को लग रहा है कि उनके भारत दौरे से पहले वो महीनों से चली आ रही इस टेंशन को खत्म कर देंगे, या फिर ये भारत दौरे को आगे खिसकाने का एक तरीका है, ताकि जब भारत में उनसे मधेशियों की मांगों के मसले पर पूछा जाए तो उनके पास कहने को कोई ठोस जवाब हो, या फिर ये नेपाल की ओली हुकूमत पर किसी किस्म के अंदरूनी या बाहरी दबाव का नतीजा है। क्योंकि अगर ओली जल्द ही मधेशियों का मुद्दा निपटाकर भारत नहीं आए तो नेपाल के आवाम की मुश्किलों में इजाफा और ज्यादा हो जाएगा। नेपाल में पहले ही गैस, पेट्रोल, बिजली और दवाइयों की भारी किल्लत है। पेट्रोल और दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, क्योंकि भारत नेपाल सरहद पर मधेशियों के एहतजाज की वजह से भारत की तरफ से नेपाल जाने वाले सैकड़ों टैंकर और ट्रक फंसे हुए हैं, जिनमें पेट्रोल, डीजल, दवाइयाँ और बाकी जरूरतों का सामान लदा हुआ है। नेपाल की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा भारत से ही पूरा होता है, इसलिए खुद नेपाली हुकूमत को समझना होगा कि जितनी जल्दी वो अपने अंदरूनी मामलात को सुलझा लेगी, भारत के साथ उसके रिश्ते भी उतनी ही जल्दी पटरी पर आ जाएंगे।
तो नाज़रीन, आप सबने रिपोर्ट देख ली। अब सवाल जवाब शुरू करते हैं अपने मेहमानों से। सबसे पहले युजुत्सु शर्मा साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, नेपाली ऑथर हैं, काफ़ी वक्त से नेपाल में हैं, हिंदुस्तान के ही ये बीज हैं इनके, हिंदुस्तान ही इनके मादरे वतन है, लेकिन अब ये नेपाल में काफ़ी अरसे से हैं। आप शर्मा साहब जो वहाँ देख रहे हैं, ये जो अब एक अलग सा समा बना है, चूँकि हिंदुस्तान और नेपाल हमेशा से दोस्त रहे, छोटे भाई और बड़े भाई का दर्जा था आपस में एक दूसरे को दिया हुआ, लेकिन उसमें दरार पड़ गई और लगातार ये दरार बढ़ती जा रही है। सोचा था ओली आएंगे हिंदुस्तान तो कुछ मामला पटरी पर आएगा, लगता नहीं कि अभी हालिया वक्त में या जल्द ही कुछ मामला सुलझ पाएगा या हालात सुधर पाएंगे। इसमें मैं एज एक राइटर के रूप में मैं पॉलिटिकल कुछ बयान तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे लगता है कि नेपाली और भारतीय जनता का आपस में बहुत ही गहरा और घनिष्ठ संबंध है जी। और एक किसी भी आज का नहीं, आदिकाल से पुराने समय से लेके चल रहा है। जैसे कि शिवकालीन, जैसे पशुपतिनाथ का वहाँ मंदिर है, और उससे भी पहले जो हमारे नेपाल में क्या है कि एक किताब है नेपाल महात्म्य, धार्मिक किताब है, उसमें क्या किया गया है कि नेपाल में हिंदू बुद्धिस्ट इनको एक बना दिया गया है। वहाँ विष्णु, शिव और बुद्ध को एक ही प्लेटफॉर्म में रखा गया है। तो इस तरह से भारत और नेपाल के संबंध उस पवित्र भूमि से चलते हैं, और इसमें जो आम नागरिक हैं वो तो एक आज़ाद पंछी की तरह इधर से उधर जाते रहते हैं, और इस छोटी मोटी पॉलिटिकल ट्रबल से मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा दरार पड़ने वाली है। लेकिन इस वक्त नेपाली जनता इतना ज़्यादा दुख में है, इतनी ज़्यादा तकलीफ में है, ये मुझे वो पॉलिटिकल दरार की वजह से ही दुख में है। ये तो है। केपीएस शर्मा ओली जो हैं एक अड़ियल रुख अख्तियार किए हुए हैं लगातार, और उनकी कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं या प्रेशर हो सकता है। अब केपी शर्मा ओली का के बारे में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस तरह की जो सिचुएशन बन गई है, जिसमें कि भारत की तरफ से और नेपाल की तरफ, दोनों तरफ से एक ब्यूरोक्रेटिक और डिप्लोमेटिक फेलियर जिसे मैं कहूँगा वो हुई है, क्योंकि इसको बहुत ही पहले से शुरू के स्टेज में ही इसको कवर कर लेना चाहिए था। एज ए लेखक मैं देख रहा हूँ, जैसे मैंने ही अभी आते वक्त 8,000 रुपये का सिलेंडर मुझे मिला। 8,000 रुपये नेपाली, और 5,000 रुपये में मिलता था जब हालात सही थे। 1200-1300 रुपये का 1200-1300 वाला गैस सिलेंडर 8,000 रुपए में ब्लैक में मिल रहा है। मैं आसानी से मिल जा रहा है या उसके लिए तकलीफ? वो तो बहुत मुश्किल है। वो तो ऐसे भी कुछ जानता पहचानता कोई आपने हो तो उससे ले लो, नहीं तो वो भी नहीं मिल रहा। और एकदम बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बसों के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, और तो ये मुश्किलात हैं बहुत। और इस तरफ सोचना तो पड़ेगा नेपाली हुकूमत को ना, कि जल्द से जल्द इसका जो है कुछ हल निकाला जाए, वरना ये हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। जो हो रहा है वो भी नहीं मिलेगा। एयू आसिफ साहब, अभी आप हाल ही में नेपाल गए, वज़ीर आज़म ओली से भी मिले, और आप ही ने हमें बताया था, हमारी जब बात हो रही थी, कि वो आने वाले हैं फरवरी में, और उन्होंने उनसे यहाँ पर भी मीटिंग में आपका एक प्लान था। लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि जब तक हालात तराई इलाके के, जहाँ पर 52% आवाम रहती है नेपाल के, और उसमें मधेशी भी हैं, वहाँ के हालात जब तक तराई के नहीं सुधरेंगे, मैं हिंदुस्तान नहीं जाऊँगा। ये अपने आप में किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, क़बल इससे कि मैं आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब दूं, मैं समझता हूं इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना बहुत ज़रूरी है। हमें ये देखना पड़ेगा कि नेपाल में जो मोनार्की या बादशाहत ख़त्म हुई, तो उसके बाद नए दस्तूर के बनाने की बात आई, जो कि 20 सितंबर 2015 को दस्तूर मुकम्मल हुआ। लेकिन उस दस्तूर में मधेशियों को बराबर के हकूक़ नहीं मिले थे, और जिसको ले करके वहाँ एक बेचैनी पाई गई, और उसी बेचैनी का नतीजा था कि गुज़श्ता 23 जनवरी को सैटरडे को वहाँ की पार्लियामेंट ने 2 इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए। एक इम्पॉर्टेंट जो बात थी वो ये थी कि डीलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात थी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात भी तय कर दी गई। लेकिन मधेशियों का जो डिमांड है वो यह है कि 2 प्रोविंसेस जो हैं मधेशियों के, 1200 किलोमीटर का वो एरिया जो कि आपको साउथ जोन में पाया जाता है, जो कि इंडिया से बॉर्डर जिसका मिलता है, वहाँ आपको 2 प्रोविंसेस बनाए जाएं। लेकिन अभी 2 प्रोविंसेस की बात तय नहीं हुई है, ये प्रोसेस चल रहा है अमेंडमेंट का। तो जाहिर सी बात है कि मधेशियों का 2 ग्रुप है, 2 नहीं बहुत से ग्रुप्स हैं। उसमें एक जो सबसे बड़ा ग्रुप है, उसने ऐलान किया कि हम अमेंडमेंट को वेलकम करते हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना है आपको, ओली साहब का, कि हम आपको इस मसले को सुलझा लेंगे। हमने 23 जनवरी को, मैं पूछूंगा, वो सवाल भी पूछूंगा, कैसे उन्होंने ये कहा कि
पहले जाने से, भारत यात्रा से पहले, भारत का सफर करने से पहले मामले को सुलझा लेंगे, और दूसरी तरफ क्यों फरवरी की डेट वजूद में आ गई? क्या इतनी तेजी से काम हो रहा है कि फरवरी में ये पूरा मामला सुलझ जाएगा? ये सवाल लूंगा। तीर्थराज जारियाल, आप यूथ एक्टिविस्ट हैं और यूथ का इसमें पूरा जो है, नौजवानों का इस पूरे एहतजाज में बहुत बड़ा रोल रहा। आप किस नज़र से देखते हैं हिंदुस्तान और नेपाल के जो ये रिश्ते खराब हुए और लगातार सुलझने की तरफ बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं? देखा जाए तो नेपाल और भारत के संबंध कई पुराना है, शर्मा जी ने भी बताया। ये पीपल टू पीपल एंड हार्ट टू हार्ट, कल्चर टू कल्चर रिलेशन है नेपाल और भारत का। तो लेकिन वो रिलेशन देखते समय हम ये भूलना नहीं चाहिए कि ये दोनों दो कंट्री है जिसके फ़र्क आइडेंटिटीज़ है, दो देश के अलग आइडेंटिटीज़ है। तो हमें उस चीज़ को एनालाइज करना चाहिए। नेपाल और भारत के जो ओपन बॉर्डर है उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हमें दिखाई दे रहे हैं बॉर्डर एरिया में, और ऐसा लग रहा है, एक्चुअल में है या नहीं है, भारतीय पॉलिसी मेकर को ये चीज़ें पता होगी। लेकिन हमें जनरल पब्लिक और एज यूथ हम जब काम करते हैं, जब हम वहाँ जाते हैं फील्ड में, तो हमें ऐसा दिखता है कि इंडिया इज़ बैकिंग अप द होल प्रोसेस ऑफ एजिटेशन एंड स्ट्राइक्स इन द तराई रीजन। हमें ऐसा देखा जाता है। तो इंडिया इज़ इमर्जिंग पावर। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ सही है, मधेशी बेवजह हल्ला कर रहे जी, हैं और इसके पीछे अभी हिंदुस्तान। मैं आप में उसमें जाने वाला था। एक मेरा दोस्त है, उनका नाम रमेश झा है, वो तराई से ही है, वहाँ मधेश से है। तो उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया था एक न्यूज़पेपर में, उसका क्लिप भी मेरे पास है। तो उन्होंने बोला था कि मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ये है कि इंडिया तराई आंदोलन को बैकअप दे रहा है। जी, ये तो बहुत आसान रास्ता है ना अपने आप को बचा कर निकाल जाने का। नहीं, अगर मेरे कहीं कुछ तो खामी होगी ना, कुछ तो खामी होगी। तराई में आप मिलियंस ऑफ पॉलिटिकल लोग वहाँ हुकूक अगर अख्तियार नहीं दे रहे हैं तो लोग गुस्सा होंगे कि ये डिसबैलेंस क्यों किया गया है, एक पलड़ा इतना झुक रहा है और इतना। खैर, सवाल लूंगा, लेकिन वक्त एक छोटे से वक्फे का हो चला है और इसके बाद भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सवाल जवाब जारी है। छोटा सा वक्फा। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से खैर मकदम है आपका आलमी मंजर स्पेशल में। अगला सवाल एयू आसिफ साहब, आपसे वो सवाल मैं आपके जवाब में कह रहा था कि जब फरवरी में आने का प्रोग्राम था केपी शर्मा ओली साहब का, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक मसला नहीं सुलझता तब तक भारत नहीं जाऊंगा, लेकिन भारत जाने से पहले ही मामला सुलझ जाएगा। क्या स्पीड बहुत ज़्यादा है इस पूरे मामले सुलझने की? क्योंकि अगर फरवरी में ही उन्हें आना है तो आपको लगता है कि अब जो 10 दिन का वक्त है उसमें ये 10-15 दिन जो भी कह लें, जो उनकी डेट होगी, या हफ्ता या 2 हफ्ता या 3 हफ्ता या पूरा महीना मान लें, इसमें पूरा मामला सुलझ जाएगा जो महीनों से चला आ रहा है? पटरी पर आ जाएंगे हालात और रिश्ते? देखिए, इसमें एक बात ये देखिए कि केपी शर्मा ओली जी जो हैं वो सिंसियरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने जैसा कि हम लोगों को एश्योर किया था कि हम इस सिलसिले में दस्तूर में जो अमेंडमेंट की बात है हम वो करेंगे, और उन्होंने आपको 23 जनवरी को पार्लियामेंट से आपको वो अमेंडमेंट कर दिया जिसको हिंदुस्तान ने वेलकम किया। लेकिन एक धड़ा मान रहा है उसे और एक धड़ा कबूल नहीं कर रहा। लेकिन हिंदुस्तान उसको वेलकम कर रहा है। और दूसरी तरफ जो धड़ा नहीं मान रहा है उसको बुला करके हिंदुस्तान कल से बातचीत कर रहा है। वो लोग अभी यहीं दिल्ली में हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान की भी पूरी दिलचस्पी है कि ये मामला सुलझे। दूसरी तरफ उनकी भी दिलचस्पी है ओली साहब की, कि ओली साहब का ये कहना है कि हमने इसीलिए पहले संविधान में अमेंडमेंट कर दिया और वो भी आपको मेरे भारत जाने से पहले होना था, इसलिए मैंने उसको किया है। और दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो यह है कि आपको वो जो 1200 किलोमीटर पर जो नाकाबंदी है जिसकी वजह से वहाँ की हालात बहुत ख़राब हैं, महंगाई अपने उरूज पर है, तो जाहिर सी बात है कि वो नाकाबंदी भी जब तक ख़त्म नहीं होंगी। ओली साहब के सामने 2 मसाइल थे। एक मसला था संविधान में चेंज करें, दूसरा मसला था कि वो नाकाबंदी को ख़त्म कराएं। तो ओली साहब के नज़दीक अब एक मसला रह गया है नाकाबंदी को ख़त्म कराने का, और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान से रेडिकल ग्रुप की जो बातचीत चल रही है उससे यकीनन कोई बेहतर हल निकलेगा। ठीक है शर्मा जी, आपसे जो बात हो रही थी वो हिंदुस्तान और नेपाल के रिश्तों की हो रही थी। अगर आज के हालात पर हम बात करें, आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या रही, कहाँ कमी रही, कहाँ बेहतर काम हो सकता था और क्या हो सकता है आगे ताकि ये हालात और रिश्ते और ज़्यादा मजबूत और बेहतर हो जाए? कि दोनों तरफ की 2 पहलू हैं इसमें। एक तो है कि इंडिया जो सारा सामान, आप जैसे आपने भी कहा कि सारा सामान इंडिया दे रहा है, आधा से ज्यादा ये इंडिया ट्रांजिट का राइट है नेपाल का, एक है ये है।
कि इंडिया नहीं दे रहा, ये वहाँ बाहर से भी आ रहा है, इंडिया भी दे रहा है। रास्ते इंडिया के हैं, क्योंकि रास्ते इंडिया के हैं, स्टेट है नेपाल। तो उसमें उनका राइट है नेपाल का लेने का, सामान लेने का उनका राइट है, इसमें कोई रोक नहीं सकता, नंबर एक। लेकिन नेपाल में भी एक ब्यूरोक्रेटिक, एक ओलिगार्की है जिसको कि केपी शर्मा ओली दूसरे भी नाराज नहीं करना चाहते, जो मदेशियों को एग्जिस्टेंस में ही नहीं देखना नहीं चाहते, वो नहीं, उनकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। तो ये कन्फ्लिक्ट जो है ओलिगार्की का है, जो वहाँ के ओलिगार्क्स हैं, वहाँ के बड़े लोग हैं, जो राजा के बाद जिनके पास सत्ता है, वो मदेशियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और मदेशी जो है वो इधर इंडिया के सपोर्ट से उधर मानने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ा पेचीदा कॉन्फ्लिक्ट है, और इसमें इंडिया इन्वॉल्व हो चुका है। सपोर्ट का है, किसी का अगर कोई हक नहीं दिया जा रहा है तो उसका नाराज होना तो लाजिम है। आप खुद कह रहे हैं कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, और अगर वो इग्नोर किए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात उनके अंदर गुस्सा है। इग्नोर नहीं, उनसे तो गोलियां बरसाई जा रही हैं, इग्नोर ही नहीं, उनको तो गोलियों से भुना जा रहा है, गोलियों से भुना जा रहा है, वार किया जा रहा है, मतलब मदेशियों पर पूरी तरीके से जुल्म हो रहा है। लेकिन इसमें मदेशियों का क्या है कि इसमें वहां नेपाल के अंदर भी एक ऐसा ओलिगार्क ग्रुप है जिससे कि इस अपने देश के साथ कोई मतलब नहीं। अब देखिए ओली साहब क्या कर रहे थे, अब तक 4 महीने हो चुके हैं, जनता इतने दुख में है, लेकिन उन्हें अपनी अड़ान लेके बैठना है। इसमें क्योंकि वो अपनी सारी पॉलिटिक्स में ताउम्र भारत का विरोध करते रहे। ठीक है तीर्थराज, शायद आपके जवाब देने का वक्त आ गया। मैं चाहता हूँ मेरे सवाल किए बिना आप इसी बात पर आप जवाब। वो लोग लाइन ये ध्यान रखिएगा कि ये हालात क्यों खराब हुए, कहाँ गलतियां हुई और क्या हो सकता है, इस पे आप इसी को जोड़ कर। हाँ, उसी में कर रहा हूँ। नेपाल में के तराई में जितने लोग हैं उनमें से 50% लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो 50% से भी कम लोग हैं वो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को उस तरह से देखा जा रहा है कि जो बाहर से लोग दिखा रहे हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। आ गए नहीं, आप बाहर पे ही आ जाते हैं, आप अंदर क्यों नहीं रह रहे? नहीं, अंदर रह रहे हैं, गोलियां अंदर बरस रही है ना, इग्नोरेंस अंदर है ना, जुल्म अंदर है ना। आप अगर उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे, पहाड़ी रीजन में, मैं पहाड़ से बिलोंग करता हूँ, तो पहाड़ में जाएंगे और थोड़ा ऊपर हिमालय में जाएंगे तो वहाँ की लोगों की अवस्था देख के आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना वर्स्ट सिचुएशन है उनके। वहाँ पॉवर्टी उतनी ही है, एजुकेशन की लेवल बहुत लो है, और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम की बहुत ही कमी है, वहाँ रोड्स पहुँचे नहीं है, और वहाँ पे जो हेल्थ सर्विसेज है वो बिल्कुल नहीं है। लोग दो 3 दिन लगा के इंटरनल फोर्सेज है, इंटरनल लोग ही, लेकिन एक्सटर्नल लोगों ने तो ऐसा नहीं होने दिया। इसीलिए तराई की लोग को ऐसे कम्युनल फोर्सेज से ऐसे भड़का जा रहा है कि वो लोग बाकी पहाड़ की रीजन्स की समस्याओं को भी देखना चाहिए ना, तो वो नहीं देख रहे हैं। तराई के लोगों को ही उकसा रहे उस चीज़ के लिए। अगर इनके साथ मैं आपको बता दूं कि अगर तराई के लोगों के साथ मुश्किलें नहीं होती तो ये सड़क पर नहीं होते। मुश्किलें इनके साथ भी हैं, पहाड़ी लोगों के साथ साथ सभी के साथ मुश्किलें हैं, लेकिन अगर आप किसी एक की मुश्किल को नज़रअंदाज करेंगे तो लोग नाराज होंगे और सड़कों पर उतरते हैं। बेहतर ये होता है कि उन्हें बैठाकर बात की जाए और समझा जाए उनकी मुश्किल। फिलहाल वक्त एक और छोटे से वक्फे का हो चला है। मैं फिर से आपसे सवाल ये करूंगा, लेकिन इस छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका आलमी मंजर स्पेशल में आखिरी सेगमेंट में हैं और सवाल करेंगे, मुख्तसर से जवाब हम सारे मेहमानों से अपने लेंगे। एयू आसिफ साहब, क्या होना चाहिए दोनों मुल्कों की तरफ से, क्या नहीं हुआ अब उस पर तस्करा बेकार है, क्योंकि ये दो मुल्क ऐसे हैं जिन्हें भाई भाई के रूप में हमेशा से देखा गया, भाई भाई की शक्ल में देखा गया, और ओपन बॉर्डर है, कोई भी इधर से उधर आने जाने की आज़ादी। उस मिठास में कहीं बहुत नाराज़गी और बहुत ज़्यादा बहुत अजीब सी चीज़ें घुल चुकी हैं जिन्हें अब ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सामने ये मामला जाता है तो थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती है। मैं समझता हूँ कि जो कोशिशें हो रही हैं उसे और तेज़तर होना चाहिए, और आपको दोनों मुल्कों को इसको समझना चाहिए, और हिंदुस्तान भी इसको समझ रहा है, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, और उसी तरह से वहाँ की हुकूमत भी उसको रियलाइज़ कर रही है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त
ठीक वही हालात हैं नेपाल में जब कोई नए ममलिकत या जब कोई नया राष्ट्र वजूद में आता है। जिस तरह से हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था तो उस वक्त कितना मतलब हुआ था कि साहब कि इसका बंटवारा हो, फिर आपको हिंदुस्तान के अंदर भी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स का मसला आया था। 1956 में आपको स्टेट्स बनाए गए थे, उस वक्त भी कितने मसाइल पैदा हुए थे। आज नेपाल अपने उसी प्रीमिटिव डेज से, इब्तदाई दिनों से गुजर रहा है ममलिकत बनने के मौके पर। और मैं समझता हूँ कि इसमें मधेसी जो है वो इंडियन ओरिजिन के लोग ज़्यादातर हैं और उसमें मधेसी में मुसलमानों को भी शामिल रखा गया था। लेकिन अब मुसलमान मधेसी से हटकर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अलग स्टेटस चाहते हैं। यही वजह है कि मुस्लिम कमीशन भी वजूद में लाया गया है। ये भी एक अहम बात है जो वहाँ मैं देख के आया हूँ, वहाँ के डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों से बातचीत करके आया हूँ। मैं समझता हूँ सभी लोगों को इसका एहसास है कि अमन के साथ और सहूलत के साथ ये मसला हल हो। लेकिन बहरहाल जब कोई ममलिकत वजूद में आती है तो ये मसाइल आने थे, इसलिए वो आए हैं। इसे हमें बहुत ज़्यादा मायूस होकर नहीं देखना चाहिए, उम्मीद के साथ देखना चाहिए। तीर्थराज, सवाल आपसे ये लेना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेज आप भारत की तरफ बहुत उंगली उठा रहे हैं। आपके यहाँ जो नेपाल में जो गवर्नमेंट है उनका आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता, कम उम्र की हुकूमतें होती हैं और उसमें हमेशा उन हुकूमतों को हिलाने में अपोजिट जो पार्टीज़ होती हैं, ठीक है ना, जिन्हें विपक्षी पार्टी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। क्या आपको नहीं लगता ये जो हालात नेपाल में है ये दरअसल उनकी तरफ से भी हवा दी जा रही है, उनकी तरफ से भी पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, भड़काया जा रहा है लोगों को ताकि ये गवर्नमेंट गिर जाए? बहुत है ऐसे, नेपाल से भी है, बाहर से भी है, इंडिया ही नहीं है, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, चाइना है, सब फोर्सेस वहाँ मिले रहे हैं। लेकिन एक बात ये है कि नेपाल के लोग, नेपाल के जनता इस चीज़ को सर्व करने के लिए कैपेबल है। तो इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया नेपाल की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट दे। और चाइना की बात को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मुबारकबाद दी थी कॉन्स्टिट्यूशन, मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, में आने के बाद नहीं मैं वो बता रहा हूँ, अभी जो अमेंडमेंट हुए हैं उसका स्वागत किया है, उसका खैर मकदम किया, ठीक है, वो सब हो रहा है। मोदी वहाँ सबसे पहले गए हैं, नहीं वो गए हैं, लेकिन जब यूरोप से नेपाल के बॉर्डर नहीं मिलते, नहीं हिंदुस्तान से मिलते हैं। इसीलिए हम इंडिया के साथ ये रिलेशन को इक्वालिटी में लेके जाना चाहते हैं। ये सबसे नज़दीक का हमारा छिमेकी है, नेबर है, तो इसके साथ इक्वली हम रिलेशन को लेना चाहते हैं, ना कि कोई दुश्मनी हम रखना चाहते हैं यहाँ पे। इसीलिए चाइना, इंडिया सब हमारे छिमेकी है, हमारे दोस्त हैं, तो हम इनके साथ इक्वली चलना चाहते हैं। नहीं, आपने मुकम्मल नहीं बोला उस पर कि एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ साथ आपकी इंटरनल फोर्सेस आपकी हुकूमत के खिलाफ काम कर रही हैं और शायद ये सबसे बड़ा रोल उन्हीं लोगों का, ठीक है, ठीक है। मुझे पता है यूसुफ शर्मा साहब इस पर जवाब नहीं देते। आदिल साहब कि आपके वहाँ जो अंदरूनी मसाइल हैं, वहाँ जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, खलफशार है, उसका भी बड़ा अहम रोल है। और अब वहाँ मैं देख के आया हूँ, यही वजह है कि मदेशियों में भी डिफरेंट तरह के लीडर्स हैं, डिफरेंट तरह के ग्रुप्स हैं जो अलग अलग बोली बोल रहे हैं, जो अलग अलग स्टैंड ले रहे हैं। इसलिए हमें सिर्फ उसको एक्सटर्नल इनकी राय हो सकती है, मतलब राजशाही के बाद हर कोई राजा बनना चाहता है। मैं जी राजशाही बनने के बाद इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंटरनल प्रॉब्लम को वो जितना सुलझाएंगे और इंडिया उसमें हेल्प उन्हीं के लिए बेहतर है, जी, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉर्डर एरिया हमसे मिलता है और इंडिया इसमें हेल्प कर रहा है। यही वजह है कि रेडिकल लीडर्स को बुला के यहाँ बात कर रहा है। ठीक है, शर्मा जी, मैं फाइनल कमेंट आपसे इस पर चाहता हूँ, इस पूरी डिबेट इसमें नेपाल के लिए एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ है इस चक्कर में कि इसमें कम्युनल जो टच दे दिया गया है पहाड़ी और तराई का, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो बात इस सारे प्रकरण में हुई है वो ये हुई है और ये नेताओं ने दी है। और इसमें चाहे एक्सटर्नल कहें चाहे इंटरनल कहें, लेकिन नेपाल का दुर्भाग्यपूर्ण बात सबसे बड़ी है, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि गरीब वहाँ भी पहाड़ में बहुत गरीब है और इधर तराई में इतना ज़्यादा गरीब है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये शार वंशी राजाओं ने काफ़ी इग्नोर किया तराई को, ये भी मानना पड़ेगा। और इधर जो है इन्होंने अपने लोगों को भी इग्नोर किया। तो इसमें एक्सट्रीम्स के लेवल पे देखना पड़ेगा, एक एक्सट्रीम से लेकर दूसरी एक्सट्रीम तक नेपाली पॉलिटिक्स जो चल रही है इस वक्त। और इसमें जो नेता है वो अपना बहुत ही घटिया और बहुत ही शर्मनाक रोल अख्तियार कर रहे हैं। उसके लिए इनको कभी माफ नहीं किया जाएगा। और नेपाली जनता ने इनको लाइसेंस दे रखा अभी तक, तो कि वो बोल नहीं रहे हैं इनके खिलाफ, लेकिन अगर ये चला 1-2 महीने और चला
तो इनके खिलाफ भी बोला जाएगा और नेपाली जनता अपना जवाब चाहेगी। ठीक है, पॉलिटिक्स कहीं की भी हो, पॉलिटिशियन कहीं के भी हो, वो अपना खेल खेलते रहते हैं, इसमें इल्जामात पड़ोसी मुल्कों पर लगते हो तो लगते रहें, लेकिन हालात अंदर क्या है नेपाल के, उसे नेपाल की आवाम और नेपाल की हुकूमत को खुद समझना होगा। हिंदुस्तान हमेशा से नेपाल का भाई बनकर रहा, भाई बनकर ही रहना चाहता है। जो बॉर्डर पर टेंशन है, जो इकोनॉमिक ब्लॉकेज है, उसकी वजह हिंदुस्तान कतई नहीं है। वहाँ के खुद के लोग मदेशी हैं, वहाँ के मदेशी फिरके के लोग जो अपने हुकूक इख्तियार की बात कर रहे हैं कि आइन में उन्हें भी हक मिलना चाहिए, उन्हें भी बराबर से हुकूक मिलने चाहिए, और इसी वजह से वो सड़कों पर हैं महीनों से और एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। हुकूमत को ये समझना होगा कि उनकी ही ये आवाम है जिसकी मुश्किलें अब उसे सुलझानी होगी, क्योंकि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो चुकी हैं जिन्हें सुलझाना आपका फ़र्ज बनता है। आप आ जाएँ इस वक्त, आप वज़ीर आज़म हैं, आपकी हुकूमत है, आप ही के ऊपर ये पूरा दारोमदार है। फिलहाल आलमी मंजर स्पेशल केस एपिसोड में इतना ही, दीजिए इजाज़त, आदाब।